नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में। कल तक हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि कंप्लीट हो चुका था अपना चैप्टर। और आज अपने बात करेंगे लेसन नंबर 13, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे होगा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि धातु से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किस प्रकार का होता है। साथ में आपको एक बात और बता दूं कि ये जो लेसन है वो मेन एग्जाम में 4 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आता है और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस लेसन में छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल्स मोस्टली 99% संभावना होती है कि इस लेसन में से न्यूमेरिकल मेन एग्जाम में आ जाए। तो अपने लेसन की शुरुआत करेंगे कि धातु से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किस प्रकार से होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, जो कि लगातार गति करते रहते हैं। यदि हम उस धातु को या धातु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में होता है तब यदि उसको थोड़ी और ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाता है। फिर वो धारा प्रवाह में भाग लेता है, यानी कि किसी भी चालक पदार्थ में जो धारा प्रवाह होता है वो मुक्त अवस्था में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। कभी भी चालक पदार्थों में धारा प्रवाह एक नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं होता। चालक पदार्थ में धारा प्रवाह केवल और केवल मुक्त अवस्था में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही होता है। यहाँ मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के साथ बंधे नहीं रहते हैं, नाभिक के साथ कोई भी आकर्षण बल वो नहीं लगाते हैं, तो वो मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हीं के कारण धारा प्रवाह होता है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आता कैसे है। जैसे अपने पास ये एक धातु है जिसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, जिसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को हम समझने की कोशिश करें तो सपोज दैट ये एक परमाणु का नाभिक हो गया, ये बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है। एक परमाणु की बात कर लेते हैं, उसकी निश्चित कक्षाओं में अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार यहाँ सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन और हैं। हालांकि इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मान लिया कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम इस परमाणु को एनर्जी प्रदान करते हैं, बाह्य ऊर्जा यदि अपने प्रदान कर दें, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ओके, यदि ये जो कक्षा है वो उत्तेजित कक्षा है और यदि मैं इसको अंतिम कक्षा मान लूँ, किसी भी परमाणु की यदि अंतिम कक्षा हो, तो इसको यदि अपने और ऊर्जा प्रदान करेंगे तो ये उस अंतिम कक्षा से भी बाहर निकल जाएगा। उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मुक्त अवस्था में आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मतलब ये हो गया कि किसी भी परमाणु को यदि आप ऊर्जा प्रदान करते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में गति करना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ समय पश्चात यदि उसको लगातार ऊर्जा दी जाती है तो वो मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो अपने पास धातु है, यदि हम इसको ऊर्जा प्रदान करेंगे तो इसमें विद्यमान ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले तो ये अपने प्रारंभिक स्थान पे वाइब्रेट होंगे, कंपन करेंगे। और यदि प्रदान की गई ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को त्याग देते हैं और मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है और ये मुक्त अवस्था में आ जाता है। यदि हम और अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन भी मुक्त अवस्था में आ जाएगा, ये धातु की सतह को यहाँ से त्याग देगा, तो ये अवस्था अपने पास तैयार हो जाएगी। कहने का मतलब, जब आप किसी भी धातु को एनर्जी प्रदान करते हो तो उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। अब किसी भी पदार्थ को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है
वो कितने प्रकार से हो सकती है, कितने टाइप में हम उसको डिवाइड करते हैं, उसकी अपने बात करने वाले हैं। तो यदि हम किसी भी पदार्थ को ऊर्जा प्रदान करें तो मोस्टली उसको ऊर्जा 4 प्रकार से प्रदान की जा सकती है। उस 4 प्रकार में पहला प्रकार होगा पहला टाइप होता है तापायनिक विधि। दूसरा टाइप होगा विद्युत उत्सर्जन विधि और तीसरा टाइप होगा द्वितीयक उत्सर्जन विधि और चौथा टाइप होगा प्रकाश विद्युत विधि। कुल मिलाकर के इन 4 प्रकार से हम इस धातु को एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। तो बारी बारी से यदि हम इसका अध्ययन करें तो तापायनिक विधि में क्या होता है कि इस पदार्थ को गर्म किया जाता है। जब आप इस पदार्थ को ताप प्रदान करते हो तो इस पदार्थ में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे, तापीय एनर्जी ग्रहण करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में यदि उसको ऊर्जा कम मिली है तो ये अपने स्थान पे वाइब्रेट करेंगे और जब ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आना प्रारंभ कर देते हैं। और ये जो ताप प्रदान करने की विधि होती है या ऊर्जा प्रदान करने की विधि होती है वो तापायनिक विधि कहलाती है। तो तापायनिक विधि में किसी भी पदार्थ को ताप प्रदान किया जाता है। विद्युत उत्सर्जन विधि में इस पदार्थ को विद्युत से संयोजित किया जाता है, इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो जब आप इसको विद्युत क्षेत्र में रख देते हो यानी कि विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर आरोपित कर देते हो, मतलब हमने इसको एक बैटरी से संयोजित कर दिया, तो आप भली बात ही जानते हो कि धारा प्रवाह है वो प्लस से बाहर होगा और इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से गति करेंगे, प्लस की ओर आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करेंगे और वो पूरे परिपथ में गति करना शुरू कर देते हैं। तो जो बाहरी तार के इलेक्ट्रॉन है वो तो धातु में पहुंचेंगे, धातु के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो तार में आएंगे यानी कि पूरे परिपथ में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो धातु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं यानी कि धातु के पृष्ठ को त्याग देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, मतलब कि उसको एक बैटरी से जोड़ा, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए, इसमें कुछ नए इलेक्ट्रॉन आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने की ये जो विधि होती है वो विद्युत उत्सर्जन विधि कहलाती है। तीसरा अपने पास होता है द्वितीयक उत्सर्जन विधि। तो द्वितीयक उत्सर्जन विधि में क्या होगा, द्वितीयक उत्सर्जन विधि में कुछ बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ज़्यादा ऊर्जा के होते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उन द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों को यानी कि ऊर्जा से युक्त इलेक्ट्रॉनों को आप धातु की सतह पर आपतित करवाते हो तो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर समाहित हो जाएंगे। मान लो ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब जो पहले से धातु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी एनर्जी प्रदान कर देगा। तो धातु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान था वो आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करेगा, आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करेगा। जब उसको पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से निष्कासित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो विधि होती है वो द्वितीयक उत्सर्जन विधि होती है, जिसमें अति उच्च ऊर्जा वाले द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है या फिर आपतन करवाया जाता है धातु के ऊपर। तो धातु में विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात धातु से निष्कासित हो जाते हैं। चौथी विधि की अपने बात करें प्रकाश विद्युत विधि, जिसके ऊपर अपना पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। इस पूरे चैप्टर पे हम पूरे चैप्टर में इसी विधि की बात करने वाले हैं। तो प्रकाश विद्युत विधि में क्या होता है कि प्रकाश विद्युत विधि में इस धातु के टुकड़े के ऊपर आप प्रकाश का आपतन करवाते हो। जैसे अपने पास ये धातु का टुकड़ा है जिसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसके ऊपर आप प्रकाश का आपतन करवाओगे।
और प्रकाश की जो प्रकृति मानी जाती है वो कणीय प्रकृति मानी जाएगी। मतलब कि कणीय प्रकृति मानते हुए प्रकाश का मापन करवाते हैं। जो प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है, प्रकाश को यदि आप कण कहते हो तो वो कण फोटोन कहलाता है। तो किसी धातु के ऊपर जब आप फोटोन का आपतन करवाते हो तो धातु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। फोटोन के पास जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन धातु की इस तह से बाहर निकल जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा कम मिलती है तो ये अपने स्थान पे वाइब्रेट करेंगे और आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसकी चौथी विधि हो गई। मतलब ये हो गया कि धातु से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए 4 विधियां काम में ली जाती है। तापायनिक विधि, जिसमें पदार्थ को ताप प्रदान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन आवश्यक तापीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे और निष्कासित हो जाएंगे। विद्युत उत्सर्जन विधि, जिसमें इस धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा ग्रहण करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। द्वितीयक उत्सर्जन विधि, जिसके अंदर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन जिनके पास शक्तिशाली ऊर्जा होती है उस इलेक्ट्रॉनों का इस धातु के ऊपर आपतन करवाया जाता है, तो धातु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और निष्कासित हो जाते हैं। और प्रकाश विद्युत विधि में इस धातु के ऊपर कणीय प्रकृति मानते हुए प्रकाश का आपतन करवाया जाता है, यानी कि फोटोन का आपतन करवाया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब प्रकाशीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करने के पश्चात निष्कासित हो जाते हैं। तो ये था अपने पास धातु से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के लिए आवश्यक विधियां। अब हमने एक शब्द को बार बार यूज किया है कि यदि इनको ऊर्जा कम मिलती है तो ये अपने स्थान पे वाइब्रेट करते हैं, धातु से बाहर नहीं निकलते। तो इस धातु को हम कम से कम कितनी ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन धातु की इस तह से बाहर निकल जाए, तो उस धातु को प्रदान की गई वो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो उस धातु का कार्य फलन कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। तो कार्य फलन क्या होगा? कार्य फलन को फाई नोट या डब्ल्यू नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस धातु को हम कम से कम कितनी ऊर्जा दें कि धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो धातु को प्रदान की गई न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का कार्य फलन कहलाएगी। कार्य फलन को फाई नोट से प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि कार्य फलन एक ऊर्जा है, अतः इसका मात्रक मोस्टली जूल होता है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक और प्रचलित मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब सामान्यतया कार्य फलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा उसका मान यदि मैं जूल में बात करूं तो 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस धातु का कार्य फलन कम होगा उस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही आसान होगा। मतलब ये हो गया कि अपने पास 2 धातु है। एक धातु तो ये हो गई जिसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी धातु ये हो गई जिसमें भी कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ये धातु A है और ये धातु B है। इस धातु का मैंने कार्यफलन मान लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु का कार्यफलन मैंने मान लिया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इस धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि मैं इन दोनों धातुओं पर एक साथ फोटोन का आपतन करवाऊं और जो आपतित प्रकाश है उसकी ऊर्जा यदि 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इतनी ऊर्जा का फोटोन यदि इस धातु पर आपतित करवाया जाता है
तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, क्योंकि इस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। इतनी ऊर्जा इसके लिए सफिशिएंट है, ये बाहर निकल जाएगा। परंतु यदि इतनी ऊर्जा इस धातु पर आपतित करवाई जाती है तो इस धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे जो कार्यफलन है इस धातु का वो न्यूनतम है, कम है इसकी अपेक्षा। तो जिस धातु का कार्यफलन कम होता है उस धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सुविधाजनक होता है, आसान होता है। जो क्षारीय धातुएं होती हैं, क्षारीय धातुओं का कार्यफलन कम होता है, और सीजियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसका कार्यफलन सबसे कम होता है, और सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो कई बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस धातु का नाम बताइए जिसका कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो आंसर होगा अपना सीजियम। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सीजियम धातु का कार्यफलन कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था अपने पास कार्यफलन फाई नोट। ओके, हमने इस धातु पर प्रकाश का आपतन करवाया और इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा मिली, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यहाँ पे जो आपतित होने वाला प्रकाश है, आपतित होने वाले फोटोन हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है उसके ऊपर उस फोटोन की ऊर्जा डिपेंड करती है। मतलब फोटोन की ऊर्जा उस फोटोन की आवृत्ति पर डिपेंड करती है, क्योंकि मैक्स प्लांक ने यह कहा था कि E बराबर एच न्यू होता है। ये मैक्स प्लांक का एक समीकरण है, E बराबर एच न्यू। क्या होता है कि ये जो E है वो फोटोन की ऊर्जा है और ये जो न्यू है वो फोटोन की आवृत्ति है। तो प्लांक के अनुसार जो भी ऊर्जा होती है फोटोन की वो उस फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी कि E समानुपाती न्यू होता है। और इस समानुपाती के निशान को यदि आप हटाते हो तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, प्लांक नियतांक, जो कि H होता है। तो E बराबर एच न्यू, ये मैक्स प्लांक समीकरण है अपने पास। तो यहाँ हमें धातु के ऊपर प्रकाश का आपतन करवाना है, फोटोन का आपतन करवाना है, तो फोटोन की एक निश्चित आवृत्ति होना आवश्यक है, एक न्यूनतम मान होगा आवृत्ति का। उससे ज़्यादा यदि आवृत्ति होगी प्रकाश की तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो आपतित प्रकाश की वो जो न्यूनतम आवृत्ति होती है वो उस फोटोन की या प्रकाश की देहली आवृत्ति कहलाती है। तो बात कर लेते हैं देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति को न्यू नोट से प्रदर्शित किया जाता है। तो देहली आवृत्ति क्या होगा कि अपने पास ये एक धातु हो गई, इसके अंदर कुछ एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यदि हम इसके ऊपर फोटोन रूपी प्रकाश का आपतन करवाएं तो आपतित प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति, उस आवृत्ति से ज़्यादा का प्रकाश यदि आपतित होता है तब तो इस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा मिलेगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो आपतित प्रकाश की वो जो न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा ग्रहण कर बाहर निकलता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हो। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा की अपने बात करें तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात
जरा गौर से सुनना, कार्यफलन फाई नोट और देहली आवर्ती न्यू नोट। यदि इस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा दी जाए, माना इस धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब कि यदि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इंटरेस्टेड बात ये होती है कि यदि आप इस धातु को कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा प्रदान करते हो तो धातु से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो गति नहीं करेगा, वो धातु की बाह्य सतह पर आकर के रुक जाएगा। ऐसा ही देहली आवर्ती के साथ होता है। देहली आवर्ती का प्रकाश यदि आप इस धातु के ऊपर आपतित करवाते हो तो देहली आवर्ती के प्रकाश के कारण इस धातु से इलेक्ट्रॉन केवल निष्कासित होता है, धातु की सतह पे आके रुकता है, वो कभी भी गति नहीं करता। तो सीधी सी बात ये हो गई कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन को गति भी करवाना चाहते हैं तो इसको मिलने वाली जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए, या आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो देहली आवर्ती से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलेगा और गति करना प्रारंभ करेगा। तो एक बात की गांठ बांध लीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, धातु की सतह पे आके रुक जाता है, या देहली आवर्ती के तुल्य आवर्ती का प्रकाश यदि आपतित होता है तो भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पे आके रुक जाता है, वो मुक्त अवस्था में आने के पश्चात गति नहीं करता है। तो ये अपने पास देहली आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकलते हैं, गति नहीं करते हैं, तो उस न्यूनतम आवर्ती को हम क्या कहेंगे? देहली आवर्ती कहेंगे। अब अपनी बात करते हैं देहली तरंग दैर्ध्य की। जो कि लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट होती है। देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हो? जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवर्ती का मान जब अधिकतम होता है तो तरंग दैर्ध्य का मान न्यूनतम होता है किसी भी तरंग के लिए। मतलब ये हो गया कि जो आवर्ती होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। तो हमने क्या कहा था कि न्यूनतम आवर्ती है वो देहली आवर्ती होगी, तो देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अधिकतम तरंग दैर्ध्य है वो देहली तरंग दैर्ध्य होगी। तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निष्कासित होते हैं उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हो। इन दोनों की परिभाषा को आप थोड़ा सा और अधिक गहराई से समझो तो इजीली इसको समझ सकते हो कि देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश यदि आपने आपतित किया है तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होगा, वो अपने स्थान से हटेगा भी नहीं, अपने स्थान पे वाइब्रेट करता रहेगा, बस वो धातु की सतह तक नहीं आएगा। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन निष्कासन नहीं होता, उस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। इसको क्या कहोगे? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता, तो उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो देहली आवर्ती एक न्यूनतम आवर्ती होती है और देहली तरंग दैर्ध्य एक अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है। अब अपने बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा क्या होगी? जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि हमें किसी भी धातु के ऊपर प्रकाश का आपतन करवाना है और उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवर्ती या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो ही इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा। तो जब हम किसी भी धातु पर देहली आवर्ती से अधिक आवृत्ति के प्रकाश का आपतन करवाते हैं, यहाँ पे जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो देहली आवर्ती न्यू नोट से ज़्यादा रखी है हमने। जब देहली आवर्ती से अधिक आवृत्ति के प्रकाश का आपतन करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा।
जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में भी आएगा और गति भी करेगा। ये मुक्त अवस्था में आ गया, अब ये चालक पदार्थ में गति करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ में गति करता है तो चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रकाश का हमने आपतन करवाया, विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाएगा। प्रकाश के आपतन के कारण विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उसका प्रभाव ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी भी धातु की सतह पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश का आपतन करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होकर गति करने लगते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न होने के इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये जो धारा उत्पन्न होती है इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये जो पदार्थ है जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको सुग्राही पदार्थ कहा जाता है। प्रकाश का जो आपतन हुआ है कणों के रूप में, इस कणों को कहते हैं फोटोन। और ये जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुआ है धातु की सतह से, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यदि मैं कंप्लीटली फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में बात करूं, तो जब किसी सुग्राही पदार्थ पर फोटोन का आपतन करवाया जाता है जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज़्यादा होती है तो सुग्राही पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, जिसके तथा ये फोटो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, जिसके कारण प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये था अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, 1 नंबर की, इनमें से हर साल लगभग परिभाषा पूछी जाती है। तो आप इन सभी डेफिनेशन को अच्छे से तैयार करोगे। कल अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव कैसे होता है, क्या उसकी प्रायोगिक व्यवस्था होती है, उसका अध्ययन करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम उसका प्रायोगिक अध्ययन कल पढ़ने वाले हैं उससे पहले आपको ये सारी डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको समझने में समस्या आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।